नमस्कार, मैं हूं श्वेता सिंह और आप देख रहे हैं खबरदार। आज राजस्थान से लेकर कश्मीर तक तमाम खबरें हैं, लेकिन सबसे पहले खबरों को खबरदार की लेंस से देख लेते हैं और उसके बाद हम विश्लेषण की शुरुआत करेंगे, और वो भी बिना किसी ब्रेक के। सबसे बड़ी खबर जो आज की रही वो राजस्थान से ही जुड़ी रही, क्योंकि इतने दिनों से जो उठापटक चल रही है उसका कोई निष्कर्ष अभी तक निकला तो नहीं है, लेकिन राजस्थान की राजनीति का नॉकआउट मैच, ये मैच अशोक गहलोत और सचिन पायलट के बीच चल रहा है। दोनों ही योद्धा एक दूसरे को सत्ता की रिंग से बाहर फेंकने में जुटे हुए हैं। आज गहलोत और पायलट की लड़ाई राजभवन में लड़ी गई। दोपहर से शाम तक गहलोत समर्थक विधायक राजभवन के लॉन में धरने पर डटे रहे ताकि राज्यपाल विधानसभा सत्र बुलाने की मांग मान लें। अब से थोड़ी देर में रात 9:30 बजे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने अपनी कैबिनेट की बैठक बुलाई है। इस बैठक में विधानसभा सत्र बुलाने वाले दांव को कामयाब बनाने का फॉर्मूला निकाला जाएगा। राजस्थान की इस दिलचस्प राजनीतिक लड़ाई का पूरा विश्लेषण हम थोड़ी ही देर में करने वाले हैं। अनुच्छेद 370 हटने के बाद कश्मीर कितना बदला है, अब यह सवाल पूरे देश में चर्चा का विषय बन रहा है, क्योंकि अब इस बड़े फैसले का 1 साल 5 अगस्त को पूरा होने वाला है। अब बीजेपी 28 जुलाई से 3 अगस्त तक पूरे भारत में एक भारत एकात्म भारत अभियान चलाएगी। इसमें यह बताने की कोशिश होगी कि यह फैसला कितना क्रांतिकारी था। अनुच्छेद 370 हटने के बाद कश्मीर में क्या बदलाव आए, इस पर जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर गिरीश चंद्र मुर्मू ने आज तक से एक्सक्लूसिव बातचीत की है। कश्मीर के मौजूदा हालात और फ्यूचर प्लान को समझने के लिए यह रिपोर्ट आपको देखनी चाहिए। इसके अलावा आज खबरदार में चीन से जुड़ी कुछ और बड़ी खबरें हैं। चीन ने पेंगोंग त्सो के किनारे फिंगर 4 और फिंगर 8 के बीच भारत की जमीन पर लंबे समय तक कब्जा करने की तैयारी कर ली। चीन के अस्पताल, उसकी तोपें, मोबाइल टावर, रॉकेट लॉन्चर, 10 से 20 हजार हथियारबंद चीनी सैनिक, ये सारा साजो सामान पेंगोंग त्सो पर दिख रहा है। और इससे पता चलता है कि चीनी सेना इस क्षेत्र से पीछे हटने के बजाय तनाव को लंबा खींचने की रणनीति पर काम कर रही है। हमारे पास बाकायदा तस्वीरें हैं। थोड़ी देर में आज तक की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट चीन के षड्यंत्र को बेनकाब कर देगी। चीन की हरकतें देखकर पता चलता है कि वो बहुत दबाव में है। भारत के अलावा वो अमेरिका से भी भिड़ा हुआ है। अमेरिका और चीन के बीच दूतावास युद्ध चल रहा है। अमेरिका ने जासूसी के आरोप लगाकर चीन के दूतावास बंद कर दिए, तो चीन भी 72 घंटे के अंदर चेंगदू शहर में अमेरिकी कॉन्सुलेट का लाइसेंस रद्द उसने कर दिया। ये एक तरह का कोल्ड वॉर है। ये दूतावास बंद करने से अमेरिका को चीन और खासतौर पर तिब्बत की सूचनाएं मिलनी बंद हो जाएंगी। ये एक बड़ी कूटनीतिक खबर है, इसका हम विश्लेषण करें। आपको बता दें हम कि राजस्थान की तरफ से राजस्थान में जो कुछ चल रहा है उसे लेकर एक बड़ी खबर है, वो ये कि राज्यपाल कलराज मिश्र ने कहा है कि संविधान से ऊपर कोई भी नहीं है। दरअसल विधानसभा सत्र बुलाने के लिए वहां पर जो कांग्रेस का दांव चला जा रहा है, उस दृष्टिकोण से अगर हम इसे इस समय देखें, जिसके लिए दबाव भी बनाने का प्रयास चल रहा है, लेकिन वहां के राज्यपाल का ये कहना कि संविधान से ऊपर कुछ नहीं, सीधे तौर पर हम समझें तो यह देखना होगा कि यह संकेत किसकी तरफ इस समय नजर आ रहा है। राजस्थान की गहलोत सरकार को बचाने के लिए कांग्रेस ने आज राजभवन का कूच किया। कांग्रेस का दांव है कि राज्यपाल कलराज मिश्र पर किसी तरीके से यह दबाव बनाया जा सके कि वो विधानसभा का सत्र बुलाने के लिए तैयार हो जाएं। और इसी के बीच जो हमने आपको दिखाया कि कलराज मिश्र का बयान क्या आया है। लेकिन आज दोपहर से लेकर अब से थोड़ी देर पहले तक गहलोत समर्थक विधायक राजभवन के लॉन में डटे रहे। इस बीच खुद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने राज्यपाल कलराज मिश्र को निशाने पर ले लिया। अशोक गहलोत ने कहा कि राज्यपाल ऊपर वालों के दबाव में है। हालांकि राज्यपाल कलराज मिश्र को निशाने पर लेते हुए भी गहलोत कैंप उन पर निजी हमले से बचा। बार बार कलराज मिश्र के लंबे राजनीतिक जीवन की दुआई दी गई। कहा गया कि कलराज मिश्र संविधान के तहत काम करेंगे, ऐसा यकीन है। राजभवन तक कांग्रेस ने यह कूच राजस्थान हाईकोर्ट के फैसले से मिली राजनीतिक निराशा के बाद उठाया।
राजस्थान हाईकोर्ट ने सचिन पायलट और उनके समर्थक विधायकों पर कार्रवाई से स्पीकर को रोक दिया है। राजभवन से अब गहलोत समर्थक हट गए हैं, लेकिन रात 9:30 बजे गहलोत कैबिनेट की बैठक होने जा रही है। इस बैठक के निर्णय को आज रात या कल सुबह तक राज्यपाल को बता दिया जाएगा। कुछ टिप्पणियां लिखकर उन्होंने मुख्यमंत्री जी को एक छोटा सा आदेश भेजा है। जैसे ही मंत्रिमंडल उन टिप्पणियों का निदान कर देगा तो संविधान की धारा 174 के तहत वो महामहिम राज्यपाल जी वो संविधान की अनुपालना के लिए कर्तव्यबद्ध हैं और अगर कहीं कोई शंका है तो उसका निदान करके मुख्यमंत्री आज ही या कल सुबह तक, आज रात को ही मुख्यमंत्री जी ने मंत्रिमंडल की बैठक बुलाई है लगभग 9:30 बजे। आज ही उसका निदान निकालकर आज ही राज्यपाल जी को भेज देंगे ताकि विधानसभा का सत्र हो। तो इस सब के बीच, यानी ये जो पूरा ड्रामा चल रहा है उसके बीच, कांग्रेस में अशोक गहलोत की तरफ से ये बार बार कहा जा रहा है कि आंकड़े उनके पास पूरे हैं। उसके बावजूद जब हाईकोर्ट की तरफ से कोई फरमान आता है तो उस पर छटपटाहट में गवर्नर तक पर कटाक्ष कर दिया जाता है। जो कुछ ड्रामा चला है, क्या क्या हुआ है राजस्थान में पूरे दिन, और अब वहां की राजनीति कहां पर खड़ी हुई नजर आ रही है, देखिए हमारी इस रिपोर्ट में। राजस्थान का सत्ता संघर्ष है ये, जिसकी मुनादी आज राजभवन तक हो गई है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत अपने दलबल के साथ राजभवन तक पहुंचे। अशोक गहलोत के समर्थक विधायक राजभवन में ही धरने पर बैठ गए थे। जिंदाबाद! 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 हम तुम्हारे साथ हैं। मांग है कि राज्यपाल कलराज मिश्रा ऊपर वालों के दबाव में ना आए और उनकी मांग के मुताबिक विधानसभा का सत्र बुलाने को राजी हो जाएं। नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। और मुझे यकीन है कि माननीय राज्यपाल महोदय कलराज मिश्र जी, जिनका अपना एक व्यक्तित्व रहा है, पक्ष विपक्ष उनका सम्मान करता है देश के अंदर, दुनिया, दिल्ली के अंदर भी, और वो दबाव में नहीं आएंगे, क्योंकि संवैधानिक पद जो होता है, शपथ ली जाती है, उनको कई मौके ऐसे आते हैं जिंदगी के अंदर निर्णय करने के वक्त में उनको बोल्डली निर्णय करना चाहिए। मैं यकीन करता हूं कि वो हमें जल्दी फैसला सुनाएंगे। उसके बाद में हम लोग चाहेंगे कि जल्दी से जल्दी सेशन शुरू हो। राजभवन पर गहलोत समर्थक विधायकों के पहुंचने का घटनाक्रम राजस्थान हाईकोर्ट के फैसले के बाद हुआ है। राजस्थान हाईकोर्ट ने हटाए गए पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट और उनके 18 समर्थक कांग्रेस विधायकों को राहत देते हुए स्पीकर सीपी जोशी की अयोग्यता नोटिस पर यथास्थिति बनाए रखने को कहा है। हाईकोर्ट से झटके के बाद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने विधानसभा सत्र बुलाने की मांग रख दी। विधानसभा सत्र में पायलट और उनके समर्थकों पर पार्टी व्हिप का दांव चलना आसान होता, लेकिन कोर्ट के फैसले के बाद दोपहर में जब गहलोत राज्यपाल से मिले तो उनकी दाल गलती नजर नहीं आई। आपका संवैधानिक पद है, शपथ ली हुई है, अपनी अंतरात्मा के आधार पर शपथ की जो भावना होती है उसका आधार बना के फैसला करें, वरना फिर हो सकता है कि पूरी प्रदेश की जनता अगर राजभवन को घेरने के लिए आ गई तो हमारी जिम्मेदारी नहीं होगी। अब पूरी कांग्रेस राज्यपाल से संवैधानिक दायित्व का पालन करने की दलील रख रही है, लेकिन सूत्रों के मुताबिक राजभवन से उन्हें कहा गया है कि कोरोना फैला है, लिहाजा विधानसभा सत्र बुलाने का फैसला सोच समझकर लेना पड़ेगा। राज्यपाल की ओर से ये दलील भी दी गई है कि मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंच चुका है, जिस पर सोमवार को फैसला आ सकता है। ऐसे में संवैधानिक संस्थाओं का टकराव नहीं होना चाहिए। इस बीच कोरोना फैलने की वजह से विधानसभा सत्र बुलाने की अड़चन होने की सुगबुगाहट होने पर कांग्रेस ने विधायकों के कोरोना टेस्ट का दांव भी चल दिया है। मीडिया के जरिए जैसा हमें मालूम पड़ा है कि महामहिम राज्यपाल महोदय ने कहा है कि कोरोना के चलते हुए विधानसभा का सत्र नहीं बुलाया जा सकता। अगर ये सच है तो हम 200 के 200 विधायकों का कोरोना टेस्ट करने के लिए तैयार हैं। राजस्थान के स्वास्थ्य मंत्री रघु शर्मा ने कहा कि अगर कोरोना का संकट है तो सारे विधायकों का कोरोना टेस्ट करवाने के लिए हम तैयार हैं।
अभी 4 महीने पहले मध्य प्रदेश में सरकार गंवाने वाली कांग्रेस राजस्थान में तरकश का कोई भी तीर छोड़ने से परहेज नहीं कर रही है। अभी तक तो राजभवन में ही गहलोत कैंप लड़ाई लड़ रहा है, लेकिन कांग्रेस के सूत्र इस बात से भी इनकार नहीं कर रहे कि अगर जरूरत पड़ी तो राष्ट्रपति की चौखट तक पहुंचने का दांव चला जा सकता है। इसके साथ ही कांग्रेस की एक रणनीति जनता दरबार लगाकर सड़क पर उतरने की भी है। नहीं चलेगी। कोर्ट से निराशा हाथ लगी तो कांग्रेस पार्टी गवर्नर के दरबार में अर्जी लेकर पहुंच गई। राजस्थान के सियासी रण को जीतने के लिए पार्टी ने ईडी चोटी का जोर लगा दिया है। राजभवन में अर्जी खारिज हुई तो राष्ट्रपति भवन तक जाने के लिए तैयार है, लेकिन सवाल वही, क्या तब तक अपने कुनबे को एकजुट रख पाएगी कांग्रेस पार्टी? कैमरा पर्सन अजय ठाकुर और शरद कुमार के साथ मौसमी सिंह, जयपुर आज तक। अशोक गहलोत एड़ी चोटी का जोर लगा रहे हैं कि वहां पर सरकार बची रहे। आंकड़ों की बात बार बार कही जा रही है, लेकिन उसके बावजूद हर एक पैंतरा आजमाया जा रहा है। राजभवन के सामने अभी तक जो चल रहा था वो तो खत्म हो गया है, लेकिन वहां से उठते उठते विधायकों और मंत्रियों से बातचीत की हमारी सहयोगी मौसमी सिंह ने, ताकि ये जाने कि उनके तेवर कैसे हैं। और उन्होंने बिल्कुल कॉन्फिडेंस है और कितनी भी ये कोशिश करना है, कांग्रेस एकजुट है, विधायक सब एकजुट हैं और जीत आखिर हमारी होगी। जी, तो राजभवन में धरने के बाद तमाम विधायक सर, क्या आपको कुछ आश्वासन मिला है? गवर्नर साहब से बताया जा रहा है 9:30 बजे फिर बैठक है। हमको आश्वासन संविधान से मिला हुआ है। संविधान के अंदर जो भी प्रावधान है उसके अनुसार ही इस देश के अंदर फैसले होंगे। संविधान से बड़ा कोई आश्वासन इस देश के अंदर नहीं। कितनी संख्या है सर? बहुमत है आप लोग के पास? ये संख्या हमारे पास पर्याप्त है। बहुमत है, इसलिए तो फ्लोर टेस्ट के लिए भी हम जाने के लिए तैयार है। तो गवर्नर साहब ने कुछ आश्वासन दिया है, कब बुलाएंगे असेंबली सेशन या कुछ उनसे जवाब मिला? आप लोग निकल रहे हैं अब यहाँ से। नहीं, जवाब तो असेंबली सेशन जब बुलाएंगे वही अपने आप में जवाब होगा। और अभी तक कुछ उसके बारे में बोला अभी तक कोई फैसला नहीं हुआ है, कब बुलाएंगे इस बारे में फैसला नहीं हुआ। पर आप लोग अड़े हुए इस बात के लिए कि बहुमत? अड़े हुए नहीं है, हम गांधी के अनुयायी हैं, हम संविधान पर विश्वास रखने वाले हैं, नेहरू के अनुयायी। जी, तो यहाँ पे विधायकों का तमाम दल जो है बाहर निकल रहा है और विधायकों का तांता है। गाड़ियां सब खड़ी हुई हैं, आप देखिए कि ये गाड़ियां जो है लगातार लगी हुई हैं और तमाम विधायक जो है वो गवर्नर हाउस से आप बाहर की ओर निकल रहे हैं। अरे आवाज रोक ले, कहीं भी क्यों रोक लो, कहीं भी क्यों। सर, क्या बहुमत को लेकर क्या आप लोग आश्वस्त है? सर, क्या विधायक क्यों धरना दे रहे थे लॉन? पूर्ण रूप से आश्वस्त हैं। हमारे पास पूरा बहुमत है, 103 विधायक पूरे गिनती के हैं। यही बात हम बताने के लिए माननीय राज्यपाल महोदय के पास गए। तो कुछ राज्यपाल साहब ने कुछ बोला? आपकी अर्जी मंजूर हुई कि नहीं मंजूर हुई? उन्होंने ये कहा है कि जो आपने कैबिनेट मीटिंग की थी उस संदर्भ में हमने 2-3 क्वारी की है, उन क्वारियों का आप जवाब दे दो, उसके बाद मैं डिसीजन दे दूंगा, फैसला लेंगे। हाँ। पर आप लोग जो है एकजुट है, पूरे एक संख्या बल है आप लोग के पास कि टेंशन है आप लोग को? कोई टेंशन नहीं, अभी आपने देखा नहीं 103 पूरे थे हम। गवर्नर हाउस से निकलता गहलोत के मंत्री और विधायकों का काफिला, लॉन में पहले स्नैक पार्टी, उसके बाद धरना और उसके बाद ये चुनौती की राजस्थान में गहलोत सरकार का बहुमत है, टस से मस गहलोत और उनकी टीम नहीं होगी। और दूसरी तरफ 9:30 बजे कैबिनेट भी बुला ली है अशोक गहलोत ने। कुल मिला के अब गवर्नर के दरबार में जो पूरा सियासी नाटक था वो अभी के लिए खत्म हुआ है, पर देखना ये होगा कि आखिर राजस्थान के रण में ये रणभेरी आखिर कहां तक, कितनी दूर और कहां तक जाती है। कैमरा पर्सन अजय ठाकुर और शरद कुमार के साथ मौसमी सिंह, जयपुर आज तक। दरअसल बार बार ये दावा किया जाता है कि आंकड़े पूरे हैं, उसके बाद समझ नहीं आता कि इतनी पॉलिटिकल पोस्चरिंग, इतनी पैंतरेबाजी क्यों की जा रही है। वैसे 9:30 बजे एक मीटिंग भी होनी है। शरद कुमार हमारे संवाददाता सीधे जयपुर से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। शरद, क्या होने वाला है 9:30 बजे? देखिए श्वेता, अशोक गहलोत कोशिश कर रहे हैं कि दोबारा कैबिनेट से प्रस्ताव बनाकर हम भेजें राज्यपाल के पास विधानसभा का सत्र बुलाने के लिए, लेकिन कलराज मिश्र ने जो जिस तेवर में जवाब दिए हैं उस तेवर से तो साफ है कि राजस्थान का पॉलिटिकल ड्रामा अभी खत्म होने वाला नहीं है। कलराज मिश्र ने साफ साफ कह दिया है इसमें
कि आप जो कह रहे हो कि मैंने जानबूझकर सत्र नहीं बुलाई है, तो आपने तो डेट ही नहीं बताई थी कि कब आप सत्र बुलाना चाहते हो, और ना ही आपने कैबिनेट से अनुमोदन किया है। आप गलत बता रहे थे बाहर जाकर। दूसरा तर्क इन्होंने दिया है कि 21 दिन तक की सूचना देनी होती है, और आप ये सुनिश्चित करें कि जितने भी विधायक हैं, चाहे किसी भी गुट के हों, वो स्वतंत्र रूप से आवागमन कर सके, आजाद रूप से विधानसभा में आ सकें। और उससे भी बड़ी बात बोली है, यह कहा गया है कि राज्य सरकार बहुमत में है, तो फिर आप विश्वास मत हासिल क्यों करना चाहते हैं, ये कहा है राज्यपाल कलराज मिश्र ने। इसके अलावा उन्होंने कहा है कि सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय में मामला विचाराधीन है, कोरोना फैला हुआ है, ऐसे में मैं इस पर विचार करूंगा, उसके बाद फैसला लूंगा। यानी साफ साफ कह दिया गया है कि इतना आसान नहीं है जैसा आप चाह रहे हैं कि विधानसभा का सत्र बुलाया जाए। भले ही अशोक गहलोत अपने मंत्रियों को लेकर बैठे हैं और कैबिनेट की मीटिंग कर रहे हैं, लेकिन जो पॉइंट है उसमें तो कलराज मिश्र ने कह दिया कि आपको बहुमत साबित करने की जरूरत क्या है, जब आपके पास बहुमत है तो सरकार चलाइए आप। और दूसरी बात वो कह रहे हैं कि आप ये सुनिश्चित कीजिए कि जितने भी विधायक हैं विधानसभा में, वो स्वतंत्र रूप से विधानसभा में आ सकें। इसके बाद ही जब हम ये तय कर लेंगे कि ये सुनिश्चित हो जाएंगे कि ये सुनिश्चित हो गया है कि सारे विधायक आजादी से स्वतंत्र रूप से आ रहे हैं, तभी मैं विधानसभा का सत्र बुलाऊंगा। यानी साफ साफ श्वेता कि यहाँ पर जिस तरह से उठकर गए थे अशोक गहलोत कि हम जा रहे हैं, दोबारा कैबिनेट की मीटिंग करेंगे और अनुमोदन करके फिर से भेजेंगे, लेकिन आप तय मान लीजिए कि राजभवन में इसका फैसला नहीं होने जा रहा है। राज्यपाल ने कह दिया है कि 21 दिन का सामान्य प्रक्रिया होता है, नोटिस दिन का, उससे पहले कोई अर्जेंसी मुझे दिख नहीं रही है कि मैं विधानसभा का सत्र बुलाऊं। यानी फिर से वही तमाशा शुरू होने जा रहा है, क्योंकि अभी जब निकले थे अंदर से रघु शर्मा चिकित्सा मंत्री, उन्होंने कहा कि वही घोड़ा वही मैदान फिर आकर बैठेंगे हम राजभवन, अगर फैसला नहीं होता है तो। यानी विधानसभा के बाहर, सुप्रीम कोर्ट के बाहर अब सड़क पर भी संग्राम होगा। साफ साफ ये राज्यपाल ने जिस तेवर में जवाब दिया है, अशोक गहलोत को समझ लेना चाहिए कि किसी भी सूरत में यहाँ पर जो एक धड़ा है, जिसे आप सचिन पायलट का गुट कह लो या बीजेपी का गुट कह लो, राज्यपाल का कहीं न कहीं सहानुभूति है उनके साथ। और अशोक गहलोत जितनी जल्दी में है नंबर साबित करके 6 महीने के लिए आराम फरमाने का, वो लगता नहीं हो पाएगा। क्योंकि देखिए अशोक गहलोत के पास बहुमत भले ही है, लेकिन वो जुगाड़ का है, भारतीय ट्राइबल पार्टी का है, सही बात है शरद, बहुत शुक्रिया अभी इस जानकारी के लिए। कभी कभी लगता है कि राजस्थान का ड्रामा खत्म हुआ, लेकिन उसके बाद अचानक उसमें एक नया ट्विस्ट आ जाता है, एक नया टर्न आ जाता है, क्लाइमेक्स अभी तक आ नहीं रहा है। और इस सब के बीच ये समझना भी जरूरी है कि अचानक तेवर क्यों फिर से तल्ख हुए। वो तब तल्ख हुए जब हाईकोर्ट की तरफ से वो चंद बातें कही गई। क्या कही गई हैं वो आप सुनिए, और उसमें ही पूरे मामले को समझने की कुंजी है। दरअसल जो अहम सवाल कोर्ट ने पूछे हैं वो ये हैं कि क्या नोटिस जारी करने में स्पीकर की जल्दबाजी में बदनीयती है, शक्तियों का दुरुपयोग है, न्याय के नियमों का उल्लंघन है? क्या स्पीकर का नोटिस लोकतंत्र की मूल भावना का उल्लंघन करता है और सत्ता में बैठे लोगों के विरोध के अधिकार को कुचलता है? क्या 10वीं अनुसूची का पैराग्राफ 21A भारत के संविधान के मूलभूत ढांचे के खिलाफ है? आर्टिकल 19(1)A में मिले अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के विरुद्ध है? सवाल यह भी है कि क्या पार्टी नेताओं की अनुसूची के पैरा 2(1)A के तहत रखा जा सकता है? क्या व्हिप सिर्फ सदन के अंदर लागू हो सकता है? जाहिर तौर पर ये वो सवाल हैं जो अब सिर्फ गहलोत और पायलट की लड़ाई तक सीमित नहीं रह गए हैं। स्पीकर सीपी जोशी की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में भी स्पीकर की शक्तियों से जुड़ी याचिका लंबित है, जिस पर कोर्ट सोमवार को फैसला सुना सकता है। उधर आज के हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ भी स्पीकर सीपी जोशी सुप्रीम कोर्ट जाने का मन बना चुके हैं। अब हम राजस्थान के मामले को वहीं पर छोड़कर, जब तक उसका निपटारा नहीं हो रहा है तब तक जरा कश्मीर का हाल भी ले लेते हैं, क्योंकि धारा 370 हटाना कितना सही फैसला था, कितना गलत फैसला था, इसे लेकर चर्चा बहुत है। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से बहुत सारे आयोजन ऐसे होने वाले हैं जिसके जरिए देश को यह बताया जाएगा कि क्यों यह फैसला इतना अहम था और अच्छा था। दरअसल 1 साल पूरे होने जा रहे हैं। 5 अगस्त को धारा 370 को हटाया गया था जम्मू कश्मीर में। यहां पर लद्दाख अलग यूनियन टेरिटरी, जम्मू कश्मीर अलग हो गए थे, और
उसके बाद से अब 5 अगस्त के समय आने से पहले बहुत सारी चर्चाएं शुरू हो गई हैं। हम भी यहां पर कश्मीर में पहुंचे हैं लोगों के मन की बात जानने के लिए, चाहे वो गांव में रहते हो चाहे शहरों में रहते हो, कितने लोग क्या कह रहे हैं। लेकिन इसमें यह भी जानना जरूरी हो जाता है कि यहां के जो लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं वो क्या कह रहे हैं। देखिए मेरे सहयोगी अशरफ वानी की लेफ्टिनेंट गवर्नर मुर्मू से ये एक्सक्लूसिव बातचीत। कि ये दिलफरेब पहाड़ जिनकी आगोश में आदमी जमीन और जन्नत के बीच का फर्क भूल जाए। बहती हुई चिनाब और लहकते हुए चिनार देवदार इस घाटी को संसार की सबसे खूबसूरत जगहों में शुमार करते हैं। ये कश्मीर है। मगर इसी कश्मीर की हवाओं में कभी बारूद की गंध खुली, कभी आतंकवादियों ने इसी की छाती को छलनी किया और इसी कश्मीर के चेहरे पर पड़े अपने ही खून के छींटे। इसीलिए साल भर पहले मोदी सरकार ने एक बहुत बड़ा फैसला लिया, ऐसा फैसला जो बदलने वाला था कश्मीर की तकदीर। उस दिन से अनुच्छेद 370 के सभी खंड लागू नहीं होंगे। कभी न कभी इसको हटना था, बहुत पहले हटना था, मगर किसी ने राजनीतिक इच्छा शक्ति नहीं। मोदी सरकार का यह फैसला और गृह मंत्री अमित शाह का संसद में यह ऐलान कश्मीर के सियासी दस्तूर को बदल देने वाला था। बदल देने वाला था सूबे की सियासत की हर चाल को। सूबे के सियासतदानों के पैर के नीचे से मानो किसी ने जमीन खींच ली थी। कश्मीर अब केंद्र शासित प्रदेश होगा। इस एक वाक्य ने कश्मीर की आबो हवा को बदल कर रख दिया था। पूरा कश्मीर बंद कर दिया गया था। साल भर होने को है इस फैसले को और मोदी सरकार ये बताने में जुटी हुई है कि उन्होंने कश्मीर से आर्टिकल 370 खत्म करके कश्मीर की दशा और दिशा सुधार दी। पिछले साल अक्टूबर में जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर का पद संभालने के बाद से पहली बार उपराज्यपाल गिरीश चंद्र मुर्मू ने इंटरव्यू दिया है। आज तक से खास बातचीत में गिरीश चंद्र मुर्मू ने कहा, जम्मू कश्मीर में अनुच्छेद 370 हटाने के बाद और केंद्र शासित प्रदेश बनने से विकास ने रफ्तार पकड़ी है और आतंकवाद में कमी आई है। सारे काम जिस तरह का आशा रखा गया था उसी तरह काम हो रहा है। यहाँ ग्राउंड लेवल में खास काम था। यहाँ जिस प्रकार का विकास का कामों का तेजी लाना था उसमें काफ़ी तेजी आई है। राष्ट्रपति शासन से पहले सिर्फ 27% ही काम हुआ था, अभी उसका खर्चा 50% हो गया है। 7 प्रोजेक्ट पूरा हुआ था, अभी लगभग 17 प्रोजेक्ट पूरा हुआ और बाकी काम भी शुरू हो गया। जम्मू कश्मीर में मिलिटेंसी और टेररिस्ट का एक्टिविटीज बहुत पहले से और बहुत ज़्यादा भी था, लेकिन उसके तुलना में ये कुछ भी नहीं है। इस बार आप देख सकते हैं कि यहाँ बहुत प्रमाण में शांति है और जो मुठभेड़ देख रहे हैं ये एक प्रकार का आप देख सकते हैं कि बहुत लिमिटेड एरिया में हो रहा है और बहुत ज़्यादा इसमें कुछ रिक्रूटमेंट भी आजकल हो नहीं रहा है। इसका मतलब है पब्लिक इस ये से निर्णय से खुश है और वो अभी अपना तरक्की अपना विकास ये देखना चाहते हैं। और जैसे बच्चों की बात की है, इसके लिए हमने यूनिवर्सिटी वगैरह में हाई स्पीड ब्रॉडबैंड के लिए व्यवस्था किया था। बच्चों के लिए स्टडी मटेरियल पेन ड्राइव या सीडी में देने के लिए भी किया था। वर्चुअल क्लासेस भी कुछ जगह में हम लोगों ने चालू किया था जिसमें इस तरह का डेडिकेटेड सुविधा चैनल का सुविधा हो। आर्टिकल 370 खत्म होने के 1 साल पूरे होने पर बीजेपी 28 जुलाई से 3 अगस्त तक पूरे भारत में एक भारत एकात्म भारत अभियान चलाएगी। ये बताने की कोशिश होगी कि मोदी सरकार का ये फैसला कितना क्रांतिकारी था। 5 अगस्त 2020 को इस फैसले के हुए लगभग 1 साल हो जाएगा और इस साल को मनाने के लिए, इस खुशी को मनाने के लिए भारतीय जनता पार्टी जम्मू कश्मीर इसको एक पर्व के रूप में मना रही है और ये एक पखवाड़ा रहेगा। पखवाड़ा 5 अगस्त 2020 को शुरू होकर 20 अगस्त 2020 तक चलेगा। अनुच्छेद 370 हटने के बाद कश्मीर में आतंकवादियों का बड़े पैमाने पर सफाया हुआ है। सुरक्षा बलों ने 170 आतंकवादियों को मारा है। कोई बड़ा आतंकवादी हमला नहीं हुआ। आतंकवाद की आग में झोंकने के लिए युवाओं की जो भर्ती और ट्रेनिंग होती थी उसमें भी बहुत कमी आई है। पत्थरबाजी की घटनाएं भी कम हो गई हैं। अलगाववादियों के लिए ये दौर अच्छा नहीं रहा है।
आगे भी आतंकवादियों को कोई डिस्काउंट नहीं मिलने वाला। सुरक्षा बल पूरी तरह मुस्तैद हैं। अमन अमान है, आज भी अमन अमान होगा, कल भी, 5 तारीख भी अच्छी होगी, 15 अगस्त भी अच्छा होगा। जब कश्मीर में आर्टिकल 370 हटाया गया था, तब से लेकर लगातार आज तक की टीम कश्मीर पर नजर बनाए हुए थी। हम लगातार कश्मीर जाते रहे, वहां की परिस्थितियों को दिखाते रहे, वहां की लोगों की आवाज हमने लगातार आप तक पहुंचाई है। इस बड़े फैसले के 1 साल पूरा होने पर मोदी सरकार के सामने 3 बड़ी चुनौतियां हैं। राज्य की राजनीति का रीस्टार्ट बटन दबाना, लोगों में लगातार भरोसा पैदा करना और विकास की रफ्तार को तेज करना। अशरफ वानी के साथ शुजाउल हक, श्रीनगर, आज तक। हालांकि लोगों के लिए यहाँ पर इस समय दिक्कत एक थोड़ी सी ये हो गई है कि पहले तो 370 को हटाया गया, जिसकी वजह से एक लॉकडाउन रहा कश्मीर में, और उसके बाद कोरोना के कारण जो लॉकडाउन रहा, तो बच्चों को बड़ी चिंताएं रहती हैं कि किस तरीके से उनकी पढ़ाई होगी और किस तरीके से आगे बढ़ेगी उनकी जिंदगी। खासकर जो पर्यटन के इलाके हैं वहां पर किस तरीके से अर्थव्यवस्था संभल सकती है, उनकी आर्थिक हालत संभल सकती है, इसे लेकर परेशान है और उम्मीद कर रहे हैं सरकार उस बाबत भी कोई कदम उठाएगी जब एनिवर्सरी होगी कम से कम धारा 370 को हटने की। बहरहाल अब बात चीन की करते हैं, चीन के षड्यंत्र की करते हैं और आपको ये बताते हैं कि चीन भले ही कुछ कहता हो लेकिन करता कुछ है। बातचीत उससे लगातार चल रही है, एक और दौर की बातचीत, और अलग अलग स्तर की, अलग अलग जगहों पर, अलग अलग मोर्चों पर, अलग अलग व्यक्तियों के बीच बातचीत होती है। चीन कहता एक ही बात है कि हम पीछे हट रहे हैं, लेकिन असलियत सैटेलाइट की तस्वीरें बयां कर देती हैं। हमारे पास कुछ एक्सक्लूसिव सैटेलाइट तस्वीरें हैं जिसमें यह पता चलता है कि पेंगोंग सो के फिंगर 4 और फिंगर 8 के बीच चीन ने कुछ ऐसे निर्माण कर रखे हैं कि आपको हैरानी होगी। मसलन अस्पताल है वहां पर, मसलन मोबाइल टावर वहां पर लगाकर चीन ने रखा हुआ है, उसने आर्टिलरी वहां पर तैनात की है, सैनिक पूरे साजो सामान के साथ वहां पर है। लेकिन भारत भी न तो उस पर विश्वास कर रहा है, बातचीत जरूर कर रहा है, लेकिन विश्वास करने के लिए बिल्कुल राजी नहीं है। इसलिए भारत की तैनाती भी पूरी तरीके से वहां पर दुरुस्त है। ये सैटेलाइट तस्वीरें चीन के शातिर चेहरे को बेनकाब करने वाली हैं। ये तस्वीरें बताती हैं कि चीन ने सरहद पर कितनी भयानक और खूंखार साजिश रची हुई है। ये सैटेलाइट तस्वीरें फिंगर 4 और फिंगर 8 के बीच की हैं। ये तस्वीरें बताती हैं कि चीन किस तरह लद्दाख सीमा पर धीरे धीरे कब्जा करने की रणनीति तैयार कर रहा है। हालांकि चीन ऐसी हरकतें 1998 से ही कर रहा है, मगर अब उसकी साजिशों के सबूत आने लगे हैं। चीन पर कब्जा करने की कैसी भयानक सनक सवार है, उसकी पड़ताल हमने की है। आज तक के पास जो एक्सक्लूसिव सैटेलाइट तस्वीरें हैं वो बताती हैं कि चीन ने 3 आर्टिलरी गन पोजीशन, 1 एयर डिफेंस सिस्टम, 1 छोटा अस्पताल और इंजीनियरिंग टुकड़ी तैनात कर रखी है। स्पंगुर सो क्षेत्र में कुछ टेंट भी देखे गए हैं। इस पूरे इलाके में 10 से 20 हजार हथियारबंद चीनी सैनिक मौजूद हैं। इतना ही नहीं, चीन ने रिमुथांग बेस पर पीएलए ग्राउंड फोर्स के लिए एक हवाई अड्डा बनाया है और गुजरते वक्त के साथ चीन यहां गतिविधियां बढ़ाता जा रहा है। अगर पैंगोंग 8 की सैटेलाइट तस्वीरों पर नजर दौड़ाइए तो यहां चीनी सिग्नल्स और इंजीनियर्स की मौजूदगी दिखती है। यहां पर एडवांस ट्रेसिंग स्टेशन बनाया गया है। माना जा रहा है कि यहां पर एक हेडक्वार्टर भी है। यहां मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर भी दिखा है। पैंगोंग सो फिंगर 8 में जो एडवांस ट्रेसिंग स्टेशन दिख रहा है, इसमें एम्बुलेंस और स्टाफ के टेंट दिख रहे हैं। फिंगर 8 में ही पहले से बनाए गए स्टोर देखे गए। सैटेलाइट तस्वीरों में दिख रहा है कि यहीं पर असेंबली लाइन है और स्टोर्स हैं। चीन की फौज ने पेंगोंग सो के इलाके में स्थायी तौर पे रहने की तैयारी कर रखी है। चीनी सेना घर वापसी के लिए बिल्कुल ही तैयार नहीं है और वो प्री अप्रैल पोजीशन भी अख्तियार करने के लिए तैयार नहीं है। अपने आप को जमीन पर और पेंगोंग सो के पानी में भी वो मजबूत बना रही है। इसके लिए चीन ने स्थायी तौर के इंफ्रास्ट्रक्चर फिंगर 4 से लेकर फिंगर 8 तक और उसके आगे तक भी बना रखे हैं। ये हेडक्वार्टर, आर्टी पोजीशंस, एयर डिफेंस और छोटा सा अस्पताल
इस तरह के इंफ्रास्ट्रक्चर बना रखे हैं। पैंगोंग सो फिंगर 6 की सैटेलाइट तस्वीरों पर अगर गौर करें तो पाएंगे कि यहाँ चीनी सैनिकों की पोस्ट पर रडार, सोलर पैनल्स, संचार व्यवस्था, नए टेंट और पुरानी पोस्ट दिख रही हैं। यहाँ पर 8 नावें भी देखी गई हैं। फिंगर 6 में चीन ने तोपखाने बना रखे हैं। देखिए, यहाँ कमांड पोस्ट है और यहाँ तोपखाने। फिंगर 5 पर चीनी सेना साजिश से बाज नहीं आ रही है। यहाँ चीनी सेना ने बड़े पैमाने पर टेंट लगा रखे हैं। चीन का इरादा बड़ी आसानी से समझा जा सकता है। वो एक तरफ बातचीत की मेज पर बैठकर तनाव को सुलझाने का दिखावा तो करता है, मगर पीछे से सरहद पर अपनी सैन्य क्षमता बढ़ा रहा है। चीन अप्रैल वाली पोजीशंस पर वापस नहीं लौटना चाहता, इसीलिए उसने पैंगोंग सो पर लंबे समय तक टकराव की तैयारी कर रखी है। हालांकि भारत भी शांत नहीं बैठा है। भारत ने सर्द मौसम की तैयारी अभी से करनी शुरू कर दी है। इस वक्त तनाव वाले क्षेत्र में 40,000 से 50,000 सैनिक मौजूद हैं। कोर कमांडर स्तर पर 4 चरण की बातचीत हो चुकी है, लेकिन कोई नतीजा फिलहाल नहीं निकल पाया है। बल्कि जो डिसएंगेजमेंट की बात की जा रही थी वो भी ऐसा लग रहा है कि फिलहाल अटक गई है और अब भारतीय सेना की भी जो डिप्लॉयमेंट है वो 45 से 50,000 तक LAC पर बरकरार है और यहां से भारतीय सेना अब सर्दियों के डिप्लॉयमेंट की पूरी तरह से तैयारी कर रही है, जब तापमान -25 से -30 डिग्री तक गिर जाता है। साफ है, चीन की नीयत में खोट है और इसी खोट पर चोट करने के लिए भारतीय सेना तैयार है। अभिषेक भल्ला के साथ कर्नल विनायक भट्ट, आज तक। चीन के सामने एक बहुत बड़ी दिक्कत है, वो ये कि उसने अलग अलग मोर्चे खोल रखे हैं और हर मोर्चे पर उसे मुकाबला करना है। यहां भारत के साथ हम देख रहे हैं कि वो क्या करने का प्रयास कर रहा है। तो अमेरिका के खिलाफ उसने मोर्चा खोलने की कोशिश की। अमेरिका ने जिस तरीके से चीन के जो कॉन्सुलेट्स थे उन पर सबसे पहले हथौड़ा चलाया था ह्यूस्टन में, और उसके बाद आगे भी धमकी दी थी कि वो ऐसी गतिविधियां कर रहे हैं कि उन्हें अमेरिकी जमीन पर होने का हक नहीं है। तो चीन ने क्या किया कि 72 घंटे के अंदर चेंगदू में अमेरिकी कॉन्सुलेट का लाइसेंस रद्द कर दिया। और इसका सीधा असर यह होगा कि अमेरिका, जिसे चीन या तिब्बत की अधिकतर जानकारी मिल पाती है यहां पर रहकर, वो उसे अब नहीं मिल पाएगी। अमेरिका अपनी तरफ से यह कोशिश कर रहा है कि पूरी दुनिया को लामबंद कर सके कि चीन अगर ऐसे ही चलता रहा तो वो सबके लिए परेशानी बन सकता है। अमेरिका और चीन के बीच हर रोज गुस्से के ज्वालामुखी फूट रहे हैं। अमेरिका चीन को किसी भी कीमत पर, किसी भी तरीके से सजा देना चाहता है, क्योंकि उसने चीन के रूप में दुनिया के लिए एक उभरते हुए खतरे को देख लिया है। लेकिन चीन भी सुपर पावर बनने का ख्वाब लिए अमेरिका से टकरा रहा है। अमेरिका ने ह्यूस्टन और टेक्सास में चीनी कॉन्सुलेट बंद करने के आदेश जारी किए थे, तो 72 घंटे के अंदर चीन ने इसका करारा जवाब दिया। अब चीन के विदेश मंत्रालय ने कहा है कि चेंगदू शहर में अमेरिकी कॉन्सुलेट का लाइसेंस रद्द किया गया है। चीन अमेरिका के कदम से बौखलाया हुआ है। चीन ने इस बात पर जोर दिया है कि अमेरिका को उसी की भाषा में जवाब देना जरूरी था। चीन और अमेरिका के बीच मौजूदा हालातों को हम देखना नहीं चाहते। चेंगदू में अमेरिकी कॉन्सुलेट जनरल की काफी गतिविधियां रही हैं, जिससे अमेरिका को अवगत भी कराया जा चुका है। यहाँ आपको चेंगदू का महत्व भी समझना चाहिए, क्योंकि इससे आपको पता चलेगा कि वहाँ अमेरिकी दूतावास को बंद करने का क्या असर होगा। ये चीन के सिचुआन प्रांत की राजधानी है, कूटनीति के लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण है। तिब्बत, म्यांमार और भारत चीन बॉर्डर के पश्चिमी सेक्टर समेत कई क्षेत्रों पर सीधा प्रभाव है। चीन के अंदर चीन विरोधी गतिविधियों के हॉटस्पॉट्स इस जगह के आसपास हैं। ऐसे में यहाँ अमेरिका की पहुंच नहीं होने से सूचनाओं का सूखा पड़ जाएगा। इंटेलिजेंस के एक्सपर्ट ऐसा मानते हैं कि इससे चीन के कई क्षेत्रों और खास तौर पर तिब्बत तक अमेरिका की पहुंच कम हो जाएगी। चीन का फैसला चेंगडू कॉन्सुलेट को बंद करने का अमेरिका को भारी पड़ सकता है, क्योंकि ये वो कॉन्सुलेट है जिसके तहत तिब्बत आता है और अमेरिका का इंफॉर्मेशन फ्लो बंद हो सकता है। उधर अमेरिकी विदेश विभाग चीन पर शिकंजा कसने में लगा है। आरोप है कि पिछले कुछ वर्षों में चीन के दूतावास से अमेरिका में जासूसी की जा रही थी और इसके अलावा भी कई दूसरे गैर कानूनी काम हुए हैं।
संवेदनशील दस्तावेजों को जलाना और जासूसी करना। आज तक की टीम ने जब इस बारे में इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्टिंग की तो पता चला कि चीनी कॉन्सुलेट का स्टाफ संदिग्ध गतिविधियों में शामिल था। चीन का राज्य सुरक्षा मंत्रालय, जो कि एक जासूसी इदारा है, बहुत ही अजीब तरीके से काम करता है। ये चीन के दूतावासों को और वाणिज्य दूतावासों के स्टाफ को इस्तेमाल करके जासूसी करता है। जो चीन के विद्यार्थी विदेशों में पढ़ने के लिए जाते हैं, उनका भी इस्तेमाल जासूसी करने के लिए और इंफॉर्मेशन इकट्ठा करने के लिए करते हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कल ही ये कहा था कि वो चीन के दूसरे दूतावास भी बंद कर सकते हैं और अमेरिकी विदेश मंत्री माइक पॉम्पियो ने एक बार फिर चीन को दुनिया के लिए सबसे बड़ा खतरा बताया। उन्होंने कहा कि आजादी और लोकतंत्र पसंद करने वाली दुनिया के लिए चीन एक बड़ा खतरा है। 2 दिन पहले भी वो ये बात कह चुके हैं। It's important that democracies like ours work together, especially as we see more clearly than ever the true scope of the challenge posed by the Chinese Communist Party. Our infrastructure projects, our supply chains, our sovereignty, and our people's health and safety are all at risk if we get it wrong. The recent clashes initiated by the PLA are just the latest examples of the CCP's unacceptable behavior. अमेरिका साफ साफ कह रहा है कि चीन को बदलाव के लिए मजबूर करो, वरना चीन दुनिया को बदल देगा। चीन भी झुकने को तैयार नहीं है। ऐसे में दोनों देश एक तरह से कोल्ड वॉर की तरफ बढ़ रहे हैं और ये टकराव अभी लंबा चलेगा। गीता मोहन के साथ आज तक ब्यूरो। वैसे चीन से डील करने का सबसे बड़ा तरीका है उसे आर्थिक चोट पहुंचाना। भारत ने इसके प्रयास भी किए हैं, कई सारे ऐसे कदम उठाए हैं। अब अगर आप देखें तो कई तरह के उत्पादों में चीन का इस तरीके का अतिक्रमण है कि वहां पर कोई दूसरा प्रोडक्ट टिक ही नहीं पाता, किसी भी दूसरे देश का बना हुआ। ऐसे ही खिलौनों का बाजार है, जो सस्ते खिलौने बनाकर चीन बच्चों में बेचता है, उसे कौन टक्कर दे सकता है? तो अब हो सकता है इसकी शुरुआत हो जाए, क्योंकि दिल्ली से सटे ग्रेटर नोएडा में एक टॉय पार्क बनाने की योजना है। हो सकता है चीन को इसके जरिए उसके खिलौनों का जवाब मिल जाए। सस्ते और ट्रेंडी चीनी खिलौनों के आगे न मेड इन अमेरिका टिक रहा है, न मेड इन कोरिया। मेड इन इंडिया को भी चीनी खिलौनों के बीच में ढूंढना पड़ता रहा है। लेकिन बीते 4 महीनों में कोरोना और भारत चीन की तनातनी की वजह से इस स्थिति को बदलने का प्रयास शुरू हो गया है। उत्तर प्रदेश में ग्रेटर नोएडा को आगरा से जोड़ने वाले यमुना एक्सप्रेसवे पर टॉय पार्क की योजना को अमली जामा पहनाना शुरू हो गया है। यमुना एक्सप्रेसवे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी सेक्टर 33 में 100 एकड़ में टॉय पार्क बनाने जा रही है। ये टॉय पार्क 1000 करोड़ रुपयों का होगा। 70 खिलौना निर्माताओं ने यमुना अथॉरिटी के इस प्रोजेक्ट को हाथों हाथ लिया है। उन्होंने अलग अलग एरिया के प्लॉट्स के आवंटन का आवेदन किया है। यमुना अथॉरिटी ने 2010 में ही एक टॉय पार्क विकसित करने का लक्ष्य रखा था, लेकिन प्रोजेक्ट पर काम नहीं बढ़ पाया। लेकिन अब जबकि चीन के साथ नई परिस्थिति बनी है, तो दिल्ली से सटे यमुना एक्सप्रेसवे पर टॉय पार्क की योजना आगे बढ़ती दिख रही है। सेक्टर 33 में तकरीबन 100 एकड़ जमीन इसके लिए चिन्हित की गई है, जिसमें 50 एकड़ जमीन जो टॉय वालों की एसोसिएशन है पूरे देश की, उसे दी जाएगी और उसके बाद 50% जमीन को अन्य ओपन लोगों के लिए आरक्षित रखा जाएगा, जिससे कि अन्य लोग भी खिलौना उद्योग वहां लगा सकें। वैश्विक खिलौना बाजार में भारत की पहुंच सिर्फ 0.5% है। भारत का खिलौना बाजार 10 से 12,000 करोड़ रुपए सालाना का है। इसमें संगठित खिलौना उद्योग सिर्फ 3,500 से 4,500 करोड़ रुपयों का है। इनमें भारत में बने खिलौने सिर्फ 12 से 13% हैं। असंगठित खिलौना उद्योग भारत के बाजार में धमक रखता है, जिसमें 90% खिलौने चीनी हैं। लेकिन यह स्थिति जल्द ही बदल सकती है, क्योंकि भारत सरकार ने खिलौनों पर इंपोर्ट ड्यूटी 200% बढ़ा दी है। इसके साथ ही सितंबर से गुणवत्ता मानकों के नए नियम लागू होने जा रहे हैं। भारतीय खिलौना निर्माताओं के पास इससे चीनी खिलौनों का मुकाबला करने की क्षमता आ सकती है। चीन भारत में खिलौनों का कच्चा माल और यहाँ तक कि खिलौनों को बनाने वाले उपकरणों को भी सस्ते में बेचता रहा है। खिलौनों के कई पार्ट्स भी चीन से आते रहे हैं। चीन भारतीय बाजारों में खिलौने बेचने का धंधा करते करते भारत की अखंडता के साथ खेलने के इरादे से उतरा है।
लेकिन आत्मनिर्भर भारत से उसे चुनौती मिलेगी। दिल्ली से तंसीम हैदर के साथ आज तक ब्यूरो। और चीन के खिलौनों की क्वालिटी बहुत खराब होती है। वो कुछ ऐसे मटेरियल भी इस्तेमाल करता है जो काफी जहरीले हो सकते हैं छोटे बच्चों के लिए। फिर भी जिस तरह से उसने अपने खिलौनों से दुनिया के बाजार को खिलौना बना दिया है, उसके आंकड़े भी हम आपको दिखाते हैं, क्योंकि उनके जरिए समझ में आएगा कि चीन किस तरीके से यहां पर अगर उसे आर्थिक चोट पहुंचाई जाए तो क्या हो सकता है। 2019 में दुनिया में चीन का खिलौना बाजार 1,12,000 करोड़ रुपए की कीमत का था। चीनी खिलौना बाजार 2025 तक 2,04,000 करोड़ होने का अनुमान है। पारंपरिक से लेकर इलेक्ट्रॉनिक खिलौना बाजार में चीनी कब्जा है और इस कब्जे का एक ही जवाब है, तेजी से इस दिशा में प्रयास करना। शांति से बैठकर कुछ नहीं होगा। भारत को एक बड़ी प्रोडक्शन और मैन्युफैक्चरिंग पावर बनना होगा। कोरोना से लड़ने के लिए दुनिया भर में वैक्सीन पर ट्रायल्स चल रहे हैं। भारत में भी वैक्सीन बनाने का प्रयास हो रहा है और इसी कड़ी में भारत में पहला ह्यूमन ट्रायल हुआ। एक 30 साल के व्यक्ति ने वॉलंटियर किया और वही तस्वीर हम आपको इस समय दिखा रहे हैं। एम्स दिल्ली में 30 साल के व्यक्ति को भारत बायोटेक के कोवैक्सीन की डोज दी गई। स्क्रीनिंग के बाद ह्यूमन ट्रायल के लिए इस वॉलंटियर को वैक्सीन की पहली डोज दी गई है। वैक्सीन के ट्रायल के पहले चरण में बाकी वॉलंटियर्स को भी भारत बायोटेक के कोवैक्सीन की डोज दी जाएगी। अब तोते की कहानी आपको सुनाते हैं। आप सोचेंगे तोता मैनी की कहानी तो आपने खूब सुनी है, बहुत तरीके की कहानियां तोते से जुड़ी हुई निकली हैं, लेकिन आज जो कहानी हम आपको सुनाने जा रहे हैं वो सिर्फ कहानी नहीं है, वो असलियत है। ये खबर है मंदसौर की, जहां पर एक तोते की वजह से झगड़ा निपट गया। आप देखिए, पिंजरे में इस तोते को लाया गया। थानेदार के हाथ में ये जो तोता बैठा है, इसकी पूरी कहानी को समझिए। इसी तोते को लेकर मंदसौर में दो परिवारों के बीच जंग हो गई। दोनों परिवार तोते को अपना बता रहे थे और इस पर मालिकाना हक जता रहे थे। विवाद इतना बढ़ा कि दोनों परिवारों के बीच बात मारपीट तक पहुंच गई। मामला थाने पहुंचा। एक परिवार ने दावा किया कि उनका तोता पिंजरे से उड़ गया और ये वही तोता है। दूसरे परिवार ने दावा किया कि तोता उन्हें छत पर मिला है और उन्हीं की छत पर मिला है, इसीलिए तोते पर उनका हक है। मामला बड़ा पेचीदा हो गया। थानेदार को समझ नहीं आया कि अब क्या करे। थानेदार ने समझदारी दिखाई और तोते को थाने में हाजिर करने का हुक्म सुनाया। तोता थाने लाया गया और फिर पिंजरा खोला गया। मालिक के हाथ में जैसे ही तोता दिया गया, इस पूरे मामले का फैसला हो गया। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, आप रहिए खबरदार। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।